साल 1280 पश्चिम अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। आज इस बच्चे की किलकारियां कल उस राजा की आवाज में बदलने वाली, जो बड़ा होकर इस धरती का आज तक का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इतना अमीर कि आज के टॉप के बिलियनर्स जैसे कि इलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों की आज के हम वेल्थ और जायदाद जोड़ ले तो भी इसके आसपास भी नहीं हो सकता। और इस रईस का नाम कोई और नहीं बल्कि मनसा मूसा था। माली में मनसा इस शब्द के अर्थ का नाम होता है सुल्तान यानी कि बादशाह। और ये बच्चा मूसा माली का मनसा बनने वाला था, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि मूसा असल में माली के शाही घराने का असली वंशज है, यानी माली के बादशाह फगाले का बेटा। इसी वजह से वही असली शाही गद्दी का हकदार है। लेकिन यहाँ पर एक और थियरी भी सामने आती है कि मूसा असल में माली के एक नौवें सुल्तान अबू बकर कीता का एक भरोसेमंद मंत्री था, इसीलिए इसे राजगद्दी दी गई थी। अब सच क्या है ये तो आज तक पक्के तरीके से कोई नहीं जानता। तो चलो सीधा मूसा के मनसा बनने के सफर पर चलते हैं। मेरा नाम है रिजवान लुआर और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। अब हुआ क्या था कि साल 1312 में बादशाह अबू बकर कीता के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना इस विशाल राज्य को और बढ़ाया जाए। फिर क्या था, उन्होंने इस बात पर अमल करते हुए 200 सैनिकों से भरी और 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक महासागर की ओर छोड़ दिया, ताकि उस पार भी अगर कुछ हो तो उसके लोग वहां पर भी कब्जा करके वो अपना साम्राज्य और बड़ा कर सके। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कश्तियों को वहां पर जाकर बहुत वक्त बीत गया था, ना ही कोई इंसान वापस आया और ना ही कोई कश्ती। 300 कश्तियां वहां पर गई थी, लेकिन एक भी लौटकर वापस नहीं आई। बट अचानक से एक कश्ती वहां पर उन्हें लौटते हुए वापस दिखाई देती है। हालत बहुत ही खराब थी, और जब लौटते हुए इसके कप्तान से पूछा गया कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, एक भयानक समुद्री चक्र। उस चक्र ने उनकी सारी कश्तियों और उनमें मौजूद सारे लोगों को और सारे खाने पीने को अपने अंदर एक दानव की तरह समेट लिया, और वो अकेले जैसे तैसे वहां से बचते हुए भाग निकले। अब ये सुनते ही सुल्तान अबू बहुत ही निराश हुए कि वो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाए, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। पर फिर भी वो अपने इस निर्णय में बिल्कुल अटल थे कि समुद्र के उस पार जाकर उन्हें कब्जा करना ही करना है, किसी भी हालत में। इसलिए फिर उन्होंने खुद जाने का फैसला लिया, और जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी, और वो जिम्मेदारी थी पूरे माली के शासन को संभालने की, वो भी एक राजा के अधिकार के साथ। और फिर बस 3000 कश्तियों के साथ सुल्तान अबू बकर निकल पड़े अटलांटिक महासागर के छोर की ओर। उसके बाद वक्त बीता, साल बीते, सदियां बीती, लेकिन अबू बकर वापस लौटकर कभी नहीं आए। हर किसी ने एक पॉइंट के बाद उनके वापस आने की आशा छोड़ दी, बट सरप्राइजिंगली उनके ना आने से माली के शासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट माली शासन अबू बकर के समय में अच्छा था ही, लेकिन मूसा के समय में और भी ज्यादा अच्छा हो गया। एंड ऑफ कोर्स ये मूसा का कोई तुक्का उक्का नहीं था, बल्कि उसकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का नतीजा था। गद्दी पे आते ही मूसा ने सबसे पहले ये सोचा कि राज्य के रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, और उस वक्त इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल था। दो सबसे अहम चीजें सोना और नमक अपने अंडर कर लो, और उन्हें बेचकर पैसे आते रहेंगे। और ये करने के लिए उसने ऐसे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जिनके पास सोने और नमक की खदानें थी, जैसे कि बुम्बुक गोल्ड माइन, जो पहले भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है। इसी के साथ ही इजिल, ओवलिल और तगाजा, जहाँ से नमक निकलता है। अब जाहिर सी बात है कि मिनरल्स का निकलना इज इक्वल टू पैसा, और राज्य में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली राज्य के शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी, और शाही खजाने में बढ़ोतरी से राज्य और राजा ये दोनों अमीर हो जाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। और ऐसा हुआ भी। इन सारे आक्रमणों के बाद माली साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि पूर्व से पश्चिम तक माली की सीमाएं अटलांटिक तट से नाइजर नदी तक और बढ़ी, और उत्तर से दक्षिण तक उसकी सीमाएं सब सहारा से लेकर फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक बढ़ गई। मनसा मूसा को अपने राज्य को ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए एक और चीज उसकी मदद कर रही थी, उसका धर्म इस्लाम। राजा की ज्यादातर जनता इस्लामिक थी, और इसलिए उन्हें मूसा के राज से कोई आपत्ति नहीं थी। पर मूसा के राज्य में कुछ ऐसे भी कबीले थे जो कि इस्लाम में नहीं मानते थे, और उन्हीं में से एक कबीला था बम्बुक माइनर्स का। उन्होंने मनसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्हें उनका धर्म खतरे में लग रहा था। लेकिन मनसा की इतनी विशाल सेना के आगे वो कहाँ टिकने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। मनसा मूसा ने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह पर काबू पा लिया, पर मूसा ने उन्हें मारा नहीं। उसने जट से ये बात समझ ली कि अगर उसे अपना शासन आगे बढ़ाना है तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना होगा।
और इसीलिए माली साम्राज्य की स्टेट रिलीजन इस्लामी था, लेकिन वहाँ पर कुरान के कोई कानून लागू नहीं होते थे। इसे आसान शब्दों में समझे तो माली साम्राज्य इस्लामिक होकर भी वहाँ पर सारे धर्मों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की छूट देता था, यानी कि उसके राज्य के सभी लोग उसके साथ थे। बट सिर्फ उसके राज्य के ही नहीं बल्कि उसके आसपास के नेबरिंग राज्य के भी उसके साथ ही थे, क्योंकि उस वक्त सारे इस्लामिक राजा एक दूसरे को अपना एलाई मानते थे। अब माली के आसपास तब भी और आज भी इस्लामिक कंट्रीज ही है और इसलिए माली साम्राज्य को दूसरे राज्य से हमले की कभी चिंता नहीं थी। और किसी भी राज्य पे भारी हमले कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो राज्य अपने आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी पर पूरा ध्यान दे पाएगा। और मनसा मूसा ने भी कुछ यही किया। उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ दो चीजों की मदद से, पहला टैक्स लगाकर और दूसरा ट्रिब्यूट लेकर। माली साम्राज्य की रईसी और इतना बड़ा व्यापार सिर्फ तीन मुख्य चीजों की वजह से था, सोना, नमक और कोला, जो कि एक फल है। सोने की कीमत और मांग माली में तब भी और आज भी सेम ही है। इनफैक्ट आज माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 13 लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। और माली उस समय में भी यूरोप और मिडल ईस्ट से ज्यादा सोना बना रहा था। पर इससे ये मत समझ लेना कि इसलिए मूसा इतना अमीर था, ऐसा बिल्कुल मत समझना। माली में मौजूद कोई भी सोने की खदान मूसा या फिर माली शासन की कभी नहीं थी। तो फिर सवाल आता है कि मनसा मूसा को इनसे फायदा कैसे मिलता था? वो इसलिए कि उसने खदान से निकले हुए सोने पर टैक्स लगा रखा था। उतना टैक्स के ऐसा कहा जाता है कि पूरा माली साम्राज्य सिर्फ टैक्स के बलबूते पर ही चलता था और इसीलिए मूसा को कभी भी इन खदानों को अपने काबू में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट मूसा ने तो इन खदानों की लोकेशंस को भी दुनिया की नजरों से सीक्रेट रखा था। माइनर्स कम्युनिटी अपना सोना सूडान के मिडलमैन को जरूरत की चीजों के बदले में बेचते और ये सूडानी जरूरत की चीजों को बाहरी ट्रेडर्स से खरीदते और इस तरह से बाहर वालों को इन माइंस के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन दूसरी ओर नमक की खदानों और कोला फल भी माली के अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। अब ये नमक कोई खास नमक नहीं था, ये वही नमक है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पर सिर्फ खाने में ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में खाने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए भी ये बहुत ही काम आता था। इसीलिए उस वक्त नमक की कीमत भी सोने से कम नहीं थी। और कोला एक ऐसा फल है जो कि रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से रोकता है और इसी वजह से इन दोनों चीजों का व्यापार काफी ज्यादा बढ़ चढ़ रहा था। अब सिंपल सी बात है, जिन चीजों की काफी ज्यादा डिमांड होगी उन पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा और ऐसा था भी। इन चीजों पे मूसा ने काफी हैवी टैक्स लगाया हुआ था और बस इसी के दम पर मनसा मूसा इतनी अमीर में जी रहा था कि आज किसी जानकार से पूछा जाए कि उसकी वेल्थ कितनी होगी तो उसका बस एक ही जवाब होगा, इनकैलकुलेबल। इस इनकैलकुलेबल वेल्थ का नजारा मनसा मूसा के 9600 किलोमीटर के हज यात्रा के दौरान देखने को मिला। बाकी मुसलमानों की तरह मनसा मूसा भी अपनी हज यात्रा पूरी करने साल 1324 में निकल पड़ा। पर इस यात्रा में वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक बहुत ही बड़ा काफिला था, इतना बड़ा कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। गैस करना चाहोगे? क्या लगता है आपको कितने लोग साथ होंगे? 5000, 10,000? 60,000 लोगों का काफिला साथ निकला था, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम ही थे जिनका काम था सोने से भरे बक्सों को उठाना। उसके अलावा 8 ऊंट जिनके पीठ पर सोने के पाउडर से भरे बक्से लदे हुए थे। और ये सब क्यों? ये सारा सोना सिर्फ जकात यानी चैरिटी के लिए था। दैट्स राइट, करीबन 20,000 किलो सोना बस बांटने के लिए ही था। जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ता वो सोना उन जगहों पर सामने आए जरूरतमंदों के बीच बांटते जाता। इसके अलावा जहां भी ये काफिला शुक्रवार को रुकता उन जगहों पर उसने मस्जिदें बनवाई। इनफैक्ट सफर के दौरान मूसा की दूसरी बीवी को एक जगह पर रेगिस्तानी धूल से थोड़ी परेशानी हो गई तो उसने उस जगह पर तुरंत ही एक इरिगेशन सिस्टम बनवा लिया। मूसा ने कायरो, मक्का और मदीना हर जगह पर 20-20 हजार सोने की ईंटें बांट दी। अब माइंड यू, आज तक बहुत सारे राजाओं ने दान दिए हैं, लेकिन इसने कितना बड़ा दान दिया था ये बात आप इस फैक्ट से जान ही सकते हो, क्योंकि जकात की वजह से पूरी मिडल ईस्ट और अफ्रीका में हाइपर इन्फ्लेशन चल गया था। इतना बड़ा इन्फ्लेशन कि सोने का भाव एक ही झटके में गिर गया। इंसानी इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी इंसान के दान की वजह से किसी रीजन में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो। पर फिर उसके आगे सोने का भाव क्या हुआ इसका पता इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन इतनी दानवीर हरकतों के बाद भी माली अपने साम्राज्य को ज्यादा देर तक शिखर पर नहीं टिका सका। मूसा के मौत के बाद ही उनके सारे मंत्रियों ने आपस में बेईमानी करना शुरू कर दिया और राज्य को अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर दिया। और वो राज्य जिन पर मूसा ने कब्जा किया हुआ था वो राज्य धीरे धीरे माली के साम्राज्य से अलग हो गए।
और इसी के साथ ही माली साम्राज्य का अंत हो गया। अब अगर देखा जाए तो माली साम्राज्य का राजा अच्छा था और वहाँ की प्रजा खुश, राज्य का शाही खजाना भरा हुआ था, किसी दूसरे राज्य की वहाँ पर हमला करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी वजह से माली साम्राज्य दुनिया में इतना अमीर हो पाया। वेल, अब आप बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और हमारा देश भारत हिस्ट्री के इस एपिसोड से क्या इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।